हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IQ लर्निंग ऑफिशियल। हम इस वीडियो में NCERT साइंस की कुछ बहुविकल्पी कराए हैं और ये चैप्टर वाइज हैं। इसमें सबसे पहले NCERT साइंस में केमिस्ट्री टॉपिक आई है। इसका पहला लेसन है रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। लेड नाइट्रेट, लेड मतलब होता है Pb, नाइट्रेट NO3। Pb पे +2 का चार्ज होता है और NO3 का -1 का, तो इसका चार्ज इस पे ट्रांसफर हो जाएगा, इसका चार्ज इस पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड, PbNO3 का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो अभिक्रिया है 2PbO + C। जब अभिक्रिया करेंगे तो 2Pb प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है। इसमें अभिक्रिया कह रहा है कौन सी अभिक्रिया इसमें असत्य है। पहला ऑप्शन है शीशा अपचयित हो रहा है, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित, कार्बन अपचयित हो रहा है, और चौथा ऑप्शन है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है। असत्य मतलब इसमें कौन सा कथन गलत है। इसमें ऑप्शन पहला सही है, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन Fe2O3 जब एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करेगी तो ये Al2O3 और 2Fe बनाते हैं। तो दी यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया ये पूछ रहा है। तो ये अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि इसमें जो अनियम है वो आयरन को विस्थापित कर दे रहा और खुद जाके वहां अभिक्रिया कर रहा है, इसलिए क्या हो गई? विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अभिक्रिया जिसमें आयनों की विनिमय अदला बदली से नए यौगिक बनते हैं क्या कहलाते हैं? तो वे अभिक्रिया जो विनिमय मतलब आयनों के अदला बदली से जो अभिक्रिया होती है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कैसे? जब BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट Na2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगी तो ये BaSO4 प्लस NaCl, यहाँ पर Na2 है और Cl2 है, तो यहाँ पर इसका बैलेंस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये अभिक्रिया BaSO4 और 2NaCl। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ Ba जो है वो SO4 के साथ अभिक्रिया करेगी और NaCl के साथ, तो ये हो गई द्विविस्थापन क्योंकि दोनों एक दूसरे को विस्थापित कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का बनना उदाहरण है। जब कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, वायु क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। तो जब कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पूछ रहा है किसका उदाहरण है। जब दो अभिकारक या दो से ज्यादा अभिकारक एक साथ मिलते हैं तो ये एक उत्पाद बनाते हैं, तो ये क्या कहलाती है? अभिक्रिया संयोजन, क्योंकि दो चीजें जुड़कर एक चीज बना रही हैं, इसलिए क्या कौन सी अभिक्रिया होगी? संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ZnH2SO4 के साथ अभिक्रिया कर रही है तो ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो क्या है वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया और उसके जगह पे जाके खुद SO4 के साथ अभिक्रिया कर लिया, तो ये ZnSO4 बन गया। तो ये ZnH विस्थापित कर रहा है, इसलिए कौन सी अभिक्रिया होगी? ये विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 7, निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है? दहन अभिक्रिया जहां भी आ जाए वहां पर वो अभिक्रिया दहन अभिक्रिया कहलाती है जिसमें अभिक्रिया करने के बाद ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, मतलब जिसमें ऊष्मा निकलती है। इसमें इस अभिक्रिया में सारों में ऐसा कौन सा है ऑप्शन जिसमें ऊष्मा निकल रही है? ऑप्शन सी हो गया, CH4 + O2, तो बन के आएगा CO2 + 2H2O और ऊष्मा एवं प्रकाश, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, BaCl2 Na2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बना रहा है? BaSO4 2NaCl। तो ये क्या कौन सी अभिक्रिया ये पूछ रहा है। अभी ऊपर ही इस अभिक्रिया के बारे में हम बात किए थे जिसमें आयनों को क्या हो रहा था? अदला बदली। BaSO4 के साथ अभिक्रिया कर रही थी और NaCl के साथ, तो ये कौन सी अभिक्रिया करा रही थी? द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें दोनों एक दूसरे को विस्थापित कर दे रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, Fe2O3 एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करती है तो ये Al2O3 और Fe बनाता है, तो ये अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है ये पूछ रहा है। तो ये अभिक्रिया जो है ये क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10,
रासायनिक समीकरण दिया है BaCl2H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर रही है, तो BaSO4 और 2HCl बना रहा है। तो कह रहा है ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? तो ये अभिक्रिया जो होती है वो अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 11 दी क्रिया SO2 और 2H2S के साथ अभिक्रिया करती है, ये 2H2 और 3S बनाती है। तुम्हें अपचायक पूछ रहा है इसमें कौन सी है? तो अपचायक क्या कहलाते हैं? जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो, वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं अपचायक। तो इसमें कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हाइड्रोजन की वृद्धि, तो है H2S। इसका आंसर थर्ड। तो चल 12 निम्नलिखित अभिक्रिया में ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? तो इसमें कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी दो अभिक्रिया होती हैं। तो ऊष्माक्षेपी जहां भी आए तो उसका मतलब है वहां पर ऊर्जा जो होती है वो उत्पन्न होती है, लेकिन ऊष्माशोषी आ जाए तो वहां ऊर्जा जो होता है वो क्या होता है? अवशोषित होती है, ऊर्जा का शोषण होता है। देखो फिर क्या नेक्स्ट पूछा है, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, शुद्ध बर्फ का ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन शब्द आ रहा है इसमें। ऊर्ध्वपातन शब्द का क्या मतलब होता है? ऊर्ध्वपातन शब्द का मतलब होता है कि पाई जाती है तीन, कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की तीन अवस्था होती हैं। तो इसमें हर जैसे जल हो गया, जल को हम ठोस से द्रव, द्रव से गैस में परिवर्तित कर सकते हैं और वापिस से गैस से द्रव और द्रव से ठोस बना सकते हैं। लेकिन ऊर्ध्वपातन विधि में होता है जो ठोस होता है वो सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है, द्रव में परिवर्तित नहीं होता है, तो इसलिए ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं। ऑप्शन सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, वाष्प संघनन, जल का वाष्प में परिवर्तन। इसका आंसर है 2 और 4, मतलब शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन और जल का वाष्प में परिवर्तन, ये क्या होती है? ऊष्माशोषी। क्वेश्चन नंबर 13 जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करने से कौन सी गैस निकलती है? जिंक चूर्ण मतलब Zn को जब किसी तनु सल्फ्यूरिक मतलब H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सी गैस निकल रहा है पूछ रहा है। तो ZnSO4 के साथ अभिक्रिया करके ZnSO4 बना देगा और बचेगा क्या? हाइड्रोजन। तो कौन सी गैस निकलेगी इसमें? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 लौ चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? क्षेत्र बताना है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस में हाइड्रोक्साइड बनता है, आयरन लवण एवं जल बनता है, ये जल और क्लोराइड बनता है। इसमें पूछ रहा है लौ चूर्ण। लौ चूर्ण मतलब Fe, जिसको आयरन बोला जाता है, ये लोहा होता है। तो Fe को किससे कराया जा रहा है? हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl से अभिक्रिया कराई जाएगी। क्या बनेगा ये FeCl2 प्लस क्या बनेगा? हाइड्रोजन। तो बैलेंस करो, यहाँ पे Cl कितना है? 2, इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? क्या? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 श्याम स्वेत फोटोग्राफी में उपयोग होता है, तो इसमें AgCl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कैल्शियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपी और प्रक्रम है, बुझे चूने की क्रिया और एक अम्ल का तनुकरण। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? डी, पहला और चौथा। क्वेश्चन नंबर 19 वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है कही जाती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 CaCO3 को जब ऊष्मा की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो ये CaO और CO2 बनाता है। CaO को यहाँ पर
बिना बोझा चूना होता है ये। बिना बोझा चूना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो ये अभिक्रिया कौन किया है पूछ रहा है। तो जब हम कार्बन और ऑक्सीजन को जोड़ रहे थे तो ये क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब दो अभिकारक क्या थे, जब दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो वो तो होता है संयोजन। क्या होता है, संयोजन होता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा की उपस्थिति में अभिक्रिया करके कार्बन प्लस ऑक्सीजन में टूट जाता है, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, वियोजन। संयोजन का उल्टा वियोजन हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या सही हो गया, सेकंड, वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट हमारा लेसन है लेसन नंबर 2, आम्ल, क्षार एवं लवण। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.12H2O। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को 1/2 H2O के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो ये बन के आता है जिप्सम। तो जब इसको साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये दोनों मिलकर 2 हो जाएंगे, तो CaSO4.2H2O। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है वो ऑप्शन बी, सी को ब्लीचिंग पाउडर को ही विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है, विरंजक चूर्ण। इन दोनों का ही सूत्र होता है CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पर सही कर लीजिएगा, बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, धामन सोडे का रासायनिक सूत्र होता है। तो धामन सोडे का रासायनिक सूत्र होता है Nu2CO3.10H2O। क्वेश्चन नंबर 5, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3, इसको हम कभी कभी इसका नाम आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो चाहे आपके पास क्या है, यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, NaHCO3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, ये मैं क्वेश्चन आपको बता दी हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। इसका आंसर आप कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, जल को जीवाणु रहित करने में उपयोगी पदार्थ है। तो जो जल होता है इसको जीवाणु उसमें पैदा ना हो, जीवाणु रहित मतलब उसमें जीवाणु ना पैदा हो, उसके लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, वो होता है ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर का नाम क्या है, विरंजक चूर्ण। ठीक है, तो कहीं अगर विरंजक चूर्ण शब्द दे दिया, ब्लीचिंग पाउडर नहीं दिया, तो विरंजक चूर्ण का आंसर सही हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा दवा अपच को ठीक करने के लिए उपयुक्त होता है। तो ये इसका आंसर है एंटासिड। एंटासिड की जो दवा होती है वो पेट में होने वाली अपच को ठीक करने के लिए उपयोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन सा अम्लीय लवण है। तो निम्न में अम्लीय लवण कौन सा है, अम्लीय लवण वे होते हैं जो H+ आयन देते हैं। तो इसमें कौन सा है जिसमें H+ आयन निकल रहा है, ऑप्शन बी, NaHSO4। इसको कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडे की प्रकृति कैसी होती है। तो धामन सोडे की जो प्रकृति होती है वो होती है क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्यों। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा कम होती है, ऑप्शन बी इज राइट। तो आंसर ऑफ इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, NaOH का 10 मिलीलीटर विलयन HCl के 8 मिलीलीटर विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 मिलीलीटर ले तो उदासीन करने के लिए Cl की उसी विलयन में कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। इसका ऑप्शन होता है डी, 16 मिलीलीटर की। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 13, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो इस विलयन में क्या होगा? इस विलयन में HCl, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच क्या होगा? पीएच मीन्स होता है पोटावर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें पूछ रहा है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो इसमें एक ट्रिक याद रखना, अनिल। मीन्स होता है अम्ल, नी मतलब होता है नीला और ला मतलब होता है लाल। तो अम्ल वे होते हैं जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और इसी को उल्टा क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। क्षारी वे होते हैं जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इसमें पूछ रहा है लाल लिटमस को नीला कर देता है तो लाल को नीला कौन करेगा? लाल को नीला करेगा अम्ल का उल्टा मतलब क्षारी। और इसमें क्षारी कौन से होते हैं? क्षारी जो होते हैं वो उनकी जो संख्या होती है वो 7 से ज्यादा होती है पीएच स्केल में। तो यहाँ पे 7 से ज्यादा कौन सी संख्या है? डी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो अम्लीय विलयन जो होता है वो 7 से कम होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान, अम्ल जो होते हैं वो 7 से कम होते हैं, क्षारीय जो होते हैं वो 7 से ज्यादा होते हैं। ये होता है पीएच स्केल और ये बीच में होता है 7 जो कि उदासीन होता है। 0 से लेके 7 तो होता है अम्लीय और 7 से लेके 14 तक होता है क्षारीय। तो यहाँ पूछा क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, तो क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? जो 7 से ज्यादा होंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इस विलयन का संभावित मान क्या होगा? विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इस विलयन का संभावित पीएच मान होता है, नीले को लाल करना तो ये हो जाएगा अम्लीय, और अम्लीय कितने होते हैं? 7 से कम। तो इसमें 7 से कम बस एक है, 1। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एक विलयन का पीएच मान 4 है तो यह विलयन क्या होगा? यह विलयन अम्लीय कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन होता है, जहां पर अम्ल और क्षार की मात्रा बराबर होती है। इसका ऑप्शन 7 है। क्वेश्चन नंबर 21, सल्फर डाइऑक्साइड और H2SO4 का जलीय विलयन होगा। जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है और H2SO4 का जलीय विलयन पूछ रहा है तो ये अम्लीय होते हैं। क्वेश्चन, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया वे होती हैं जिनमें अम्ल और क्षारीय लवण बराबर होते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल वे होते हैं जो आसानी से हाइड्रोजन को बाहर नहीं निकालते हैं, उनमें हाइड्रोजन को बाहर निकालने में ज्यादा एनर्जी लगती है, तो इसीलिए वो क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। इसमें कौन सा है? ऑप्शन बी, HCl एक दुर्बल अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रबल अम्ल कौन सा? प्रबल क्षारक हैं। प्रबल क्षारक क्या होते हैं? अम्ल क्या थे? अम्ल तो वे थे जो हाइड्रोजन को बाहर निकाल देते हैं, लेकिन क्षारक क्या होते हैं? जो OH- को बाहर निकालते हैं। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, KOH। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जस्ता चूर्ण के साथ अभिक्रिया करने में कौन सी गैस निकलती है? ये आप बताओगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये ऊपर बता दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। इसमें कुछ पॉइंट है यहाँ पे, अम्ल क्षार का सूचक। अम्ल क्षार सूचक मतलब ये कौन बताता है कि अम्ल क्षार है ये, इसको पता करने के लिए इसका इंडिकेटर के सूचक है जो होता है वो 2 है। एक तो है प्राकृतिक जो हमें नेचर से मिला है, जो हमें प्रकृति ने दिया है, और दूसरा होता है संश्लेषित जिसे लैब यानी प्रयोगशाला में बनाया गया है। जो हमें नेचर ने दिया है वो क्या है? वो लाइकेन है। लाइकेन से हम अम्ल क्षार को पता कर सकते हैं। और दूसरा होता है संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक जो हम बनाते हैं प्रयोगशाला में तो वो फेनोल्फ्थालीन और मेथिल ऑरेंज है। नेक्स्ट
कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस पीएच स्केल के बारे में बताना है। तो यहाँ पर पीएच का स्केल दिखाया गया है कि जो स्केल होता है पीएच को 0 से लेके 14 होती है। तो यहाँ पे 0 से लेके 7 तक तो क्या होते हैं, अम्लीय। क्या 0 से 7 अम्लीय होता है और 7 पे उदासीन होता है और 7 से 14 ले अगर जाएंगे तो वो क्षारीय होता है। तो 7 से कम अम्लीय और 7 से ज्यादा क्षारीय होते हैं। अम्ल जो है वो H+ आयन देते हैं और क्षारीय जो होते हैं वो OH देते हैं, OH- देते हैं। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछ लेते हैं एग्जाम में कि किसका पीएच मान कितना है। तो यहाँ पर जठर रस का पीएच है, जठर रस का पीएच मान 1.2 है, नींबू के रस का है 2.2, अम्लीय वर्षा इसका है 5.6, शुद्ध जल का होता है 7, रक्त का यानी ब्लड का जो होता है वो ह्यूमन ब्लड हो या कोई भी ब्लड हो उसका जो ब्लड का पीएच होता है वो होता है 7.4। हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है उसका जो पीएच होता है वो 7 से 7.8 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का 10 होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है 14। और इसमें अगर आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हो, अगर हमारे दांत का जो पीएच होता है 5.5 से कम हो जाता है, दांत का पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा तो हमारे दांत जो होते हैं वो खराब होने लगते हैं। तो पूछता है कभी कभी क्वेश्चन कि दांतों का क्षय होता है तो कब होता है, उसका पीएच मान जब 5.5 से कम होता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक अम्ल। कुछ प्राकृतिक अम्ल दिए गए हैं जैसे कि सिरका, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल, चींटी के डंक में एक और अम्ल पाया जाता है फॉर्मेल्डिहाइड। तो चींटी के डंक में दोनों में से कोई भी नाम देगा तो इसका ही डंक में पाए जाते हैं, किसके, चींटी के डंक में। नेटल के डंक में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। तो वॉचिंग फॉर माय वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।